हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप है और स्वागत है आपका उड़ान बाय डॉक्टर कुलदीप सोनी के इस प्लेटफॉर्म में। आज की वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन के टॉपिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, है ना। एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या होती है और इसका क्या रेजोल्यूशन है। आज की वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, ध्यान लगाना है, हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी लेकिन लेंदी के साथ साथ हम लोग क्या क्या सीखेंगे जरा देख लेते हैं, है ना। एंड रेप्लिकेशन क्या प्रॉब्लम है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हैं, इसके क्या रेजोल्यूशन होने वाला है ना। इस यहाँ पर टीलोमेरेज क्या होता है, टीलोमेरेज का बायोकेमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है ना। बायोकेमिकल स्ट्रक्चर क्या होने वाला, टीलोमेरेज की बायोकेमिस्ट्री समझेंगे। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को समझेंगे, मैकेनिज्म को समझेंगे और लास्ट में एक डायग्राम के थ्रू पूरी बात को कंक्लूड करेंगे। और फिर क्या होगा, एक टी लूप का फॉर्मेशन होता है और टी लूप को भी जानेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी बट आप लोग पढ़ने के बाद में इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रख करके पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से सुनते रहेंगे। चलिए बगैर समय बर्बाद किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को पता रहना चाहिए कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए पहले बनाते हैं हम लोग, है ना, जहां पर रेप्लिकेशन चल रहा हो। मान लिया कि ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रेप्लिकेशन चल रहा है। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये एक रेप्लिकेशन फॉर्क हो गई। इस रेप्लिकेशन फॉर्क में एक जगह पर कॉन्टिन्यूअस मैनर में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होगा और दूसरी जगह पे दूसरे स्टैंड पे डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा होगा। मान लिया कि जो कॉन्टिन्यूअस मैनर में डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है ना, जो कॉन्टिन्यूअस मैनर में डीएनए का रेप्लिकेशन चल रहा है वो कुछ ऐसे हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, मान लिया ऐसे कुछ। तो ये इस स्टैंड पे यहाँ से क्या चल रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस मैनर में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, कोई बात नहीं। और दूसरे स्टैंड पे डिसकॉन्टिन्यूअस में डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे टुकड़े मिल रहे होंगे। ये चीजें आपको आ रही होंगी और मैंने पहले भी ये सिखा रखा है, प्रीवियस वीडियोस में भी सिखा रखा है और अपने जो लाइव क्लासेस लेते हैं उसमें भी सिखाया है ना। यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर भी एक छोटा सा प्राइमर पाया जाएगा और यहाँ पर हर टुकड़े के पास एक प्राइमर होगा, हर टुकड़े के पास ऐसा प्राइमर होगा, हर टुकड़े के पास ऐसा प्राइमर होगा। ये प्राइमर आरएनए का बनता है। ये प्राइमर इसलिए बनता है क्योंकि डीएनए जो पॉलीमरेज है उसके पास दम नहीं होती है, उसके पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो डी नोवो सिंथेसिस कर सके। तो डीएनए पॉलीमरेज डी नोवो सिंथेसिस नहीं कर सकता है ना, स्टार्ट नहीं कर सकता फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकता। इसलिए डीएनए पॉलीमरेज की मदद करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज आता है और छोटे छोटे प्राइमर बनाता है। इसी आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग प्यार से यहाँ पर प्राइमेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, मान लिया कि ये लगातार टुकड़ा बनता चला जाएगा। कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद में अगर देखा जाए ये स्टैंड आगे की ओर और भागेगा, है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं लीडिंग है। ये क्या हो गया भाई, आपका लीडिंग हो गया, है ना। और ये क्या हो गया, लैगिंग हो गया, लैगिंग हो गया। तो अगर ये लीडिंग हो गया, है ना, तो यहाँ पर इसका जो एंड होने वाला है वो 3 एंड है, 3 प्राइम है ना। और जो नया नेसेंट डीएनए बन रहा है, नवजात डीएनए बन रहा है, उसका एंड क्या कहलाया जाएगा, 5 प्राइम। तो अगर ये ब्लैक वाले का 3 प्राइम है तो ये क्या होने वाला है, 5 प्राइम होने वाला है। और इसका ये जो एंड बनना है ये कैसा बनेगा, 3 प्राइम। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ समय के बाद में ये पूरा का पूरा फार्क जो होगा वो पूरी तरह से खुल जाएगा। हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं कि किस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन जो है, मान लिया पूरी तरह से फार्क ओपन हो चुका है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के समय हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, एंड प्रॉब्लम जनरेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर पूरा का पूरा एक डीएनए जो लीडिंग स्टैंड है वो तो बन जाएगा, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। लेकिन जब यहाँ पर खुलेगा तो यहाँ पर भी ऐसे स्टैंड बनेंगे। एक ये बन गया आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ऐसे ये बन गए ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ध्यान लगाइएगा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते चले जा रहे हैं, है ना। लीडिंग स्टैंड में तो कोई समस्या नहीं है, लीडिंग स्टैंड की तो बल्ले बल्ले चल ही रही है ना। यहाँ पे प्राइमर मैंने फिर से लगाया, यहाँ पे मैंने प्राइमर लगाया, सॉरी प्राइमर जुड़ गया है, अटैच हो गया है। यहाँ पे प्राइमर मैंने लगाया, एकदम अटैच नहीं रहता, थोड़ा फ्री रहता है। यहाँ पे प्राइमर लगाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने फिर से प्राइमर लगाया और यहाँ पे प्राइमर लगाया है। कुछ समय के बाद में क्या होगा, कुछ समय के बाद में क्या होने वाला है, कुछ समय के बाद में क्या होगा कि ये प्राइमर जो होगा वो हट जाएगा और प्राइमर पे गैप को फिल करने आएगा। ये प्राइमर हटेगा ऐसे, ये देखिए प्राइमर हटाया मैंने,
ये प्राइमर हट गया। थोड़ी सी और बड़ी इरेजर ले लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। ये प्राइमर हटाया मैंने, ये प्राइमर हट चुका है ना। ऐसे ही हर कहीं से प्राइमर हटेगा, और जो प्राइमर हटेगा, मान लीजिए ये प्राइमर हटा मैंने, है ना, ये प्राइमर हटाया, ये वाला प्राइमर हटाया, ऐसे यहाँ से प्राइमर हटाया, ये प्राइमर हट रहे हैं। हटा कौन रहा है प्राइमर? ये प्राइमर हटा रहा है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये प्राइमर हटाने का काम किसका था? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का। और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, मान लिया कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या हो गया, यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आके बाइंड किया, है ना। और बाइंड करके गाड़ी आगे की ओर बढ़ाया, बढ़ा करके इसको ले जाके जोड़ दिया, फिर यहाँ पे लाइगेज आकर के काम करेगा। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन का पार्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो प्राइमर है वो यहाँ पर क्यों, सॉरी, ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो यहाँ पे क्यों बाइंड हुआ, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यहाँ पे क्यों बाइंड हुआ, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यहाँ पे क्यों बाइंड हुआ, यहाँ पे क्यों बाइंड हुआ, ऐसे क्यों हो रहा है ना। ऐसे क्यों हो रहा है, इस चीज को हम लोगों को समझना है ना। इस चीज को हम लोगों को समझना है कि ऐसा क्यों होता है कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यहाँ पर बाइंड करेगा। तो समझो बात को। होता क्या है कि डीएनए जब भी रेप्लिकेशन होता है तो हमेशा 5' to 3' होता है, 5' से 3'। खासियत क्या है, क्योंकि 3' अगर आपको न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पता हो तो 3' पे हमेशा OH ग्रुप होता है ना। और 3' पे OH ग्रुप होता है। ये OH ग्रुप डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है SN2 रिएक्शन में। SN2 मतलब, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन में। सर ये कौन सी रॉकेट साइंस हो जाएगी? कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। एक्चुअली में जब नया डीएनटीपी आता है, कोई नया डीएनटीपी आ रहा होता है, तो वो डीएनटीपी डायरेक्ट इसी OH के कांटेक्ट में आता है। और डीएनटीपी OH के कांटेक्ट में आकर के अपने अंदर से 2 फास्फेट, टी मतलब 3 फास्फेट, ट्राईफास्फेट, डीएनटीपी का मतलब ट्राईफास्फेट, ट्राईफास्फेट में से 2 फास्फेट निकाल देता है, 2 फास्फेट निकल जाता है, और निकल करके क्या बनता है, पीपीआई, है ना। निकल करके क्या बनता है, थोड़ा सा रुकिए, क्या बनता है भाई, पीपीआई, पायरोफॉस्फेट निकल जाता है, और केवल एमपी बचता है, तो एमपी जुड़ जाता है। इस तरह से नए 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 न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाते हैं। बड़ा अच्छे से वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा था। अभी हम लोग को एंड रेप्लिकेशन वाली बात समझनी है। तो ओवरऑल ये जो आपका आया हुआ है, कौन आ गया है भाई, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, है ना। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को, या कोई भी डीएनए पॉलीमरेज है, अगर उसको डीएनए को एम्पलीफाई कराना है, तो 3 एंड शुड बी फ्री होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका 3 एंड कहाँ पर, इसकी बात करते हैं, इसका 3 एंड ये है ना। तो इसका 5 प्राइम ये होगा, और जो नेसेंट डीएनए बन रहा है रेड वाला, हम इसको रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं, उसका ये कौन सा एंड है भाई, उसका ये 3 एंड है। उसका ये एंड कौन सा था, 5 एंड था। अच्छा, ये जो एरो था वो क्या 3 था? बिल्कुल सर 3 था। ये क्या था, एरो क्या था, 3 था। एरो क्या था, 3 था। इसी 3 पे ही आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर रहा है। उसमें क्या, उनसे रॉकेट साइंस है। और आगे की ओर बढ़ेगा 5' आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास में 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है ना। इसके अलावा इसके पास 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी भी होती है, इसके अलावा इसके पास 3' to 5' 3' to 5' पॉलीमरेज एक्टिविटी, सॉरी गलत बोल दिया, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। तो फर्स्ट के पास 3 तरह की एक्टिविटी दिख रही है, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस, 5' to 3' पॉलीमरेज, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस, है ना। ये करता क्या है, अपनी ये 2 एक्टिविटीज का यूज करता है, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस और 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी का यूज करके यहाँ पे आरएनटीपी जो लगे हुए तो उनको हटाता जाता है, एक्सोन्यूक्लियस से आरएनटीपी हटाता है, और उसकी जगह पे नए सिरे से डीएनटीपी जोड़ता चला जाता है बाय द हेल्प ऑफ 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन ये सब कहानी करने के बाद, मतलब यहाँ पर डीएनए फिर से पैक हो जाएगा, ये डीएनए पैक करा देगा, ये डीएनए पैक करा देगा, है ना। लास्ट में जो छोटा छोटा गैप बच जाता है, उस छोटे से गैप को, छुटकू से गैप को लाइगेज आकर के फिल कर देता है। तो ये तो कहानी ठीक है। लेकिन साहब ये जो लास्ट वाला आता है, लास्ट वाला कौन सा, ये वाला प्राइमर जो आया आपका, ये प्राइमर। अब इस प्राइमर के लिए अगर देखा जाए, इस प्राइमर को जब हटाया गया तो यहाँ पर 3 प्राइम पाया ही नहीं जा रहा था। अब यही मेन कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना है। इससे पहले देखा जाए तो ये जो है वो 3 प्राइम दे रहा था, ये जो है वो 3 प्राइम दे रहा था, यहां से 3 प्राइम मिल रहा था फ्री। लेकिन यहां पर कोई 3 प्राइम है ही नहीं इसके सामने, ये जो है वो तो अलग स्टैंड है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे कोई 3 प्राइम नहीं है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब 3 प्राइम फ्री यहाँ पर नहीं है तो कैसे काम चलेगा।
अगर यहाँ पर 3 प्राइम फ्री नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, ये टुकड़ा तो छोटा ही रह जाएगा ना। मतलब ये जो ब्लैक वाला है वो था पेरेंटल डीएनए, ब्लैक वाला पेरेंटल डीएनए है, और जो रेड वाला मैं बना रहा हूँ वो कौन सा है, डॉटर डीएनए है, वो डॉटर डीएनए है। तो ब्लैक वाला पेरेंटल डीएनए तो काम कर जाएगा, लेकिन ब्लैक वाला तो पेरेंटल डीएनए अगर देखा जाए तो वो तो काम कर गया, कोई समस्या नहीं है, लेकिन रेड वाले का इतना टुकड़ा छोटा नहीं रह जाएगा। अगर एक साइकिल में ये छोटा रह जाएगा तो अगली साइकिल में इसके जब इसकी प्रोजनी आएगी उसमें और छोटा हो जाएगा, उसकी अगली साइकिल में और प्रोजनी आएगी उसमें और छोटा हो जाएगा ना, उससे अगली प्रोजनी में और छोटा होता जाएगा, फिर अगली प्रोजनी में और छोटा होता चला जाएगा। इससे लगातार ये छोटा नहीं होता चला जाएगा डीएनए। अच्छा, ये छोटा डीएनए कहाँ पे हो रहा है सर, ये छोटा डीएनए तो डीएनए के एंड पे हो रहा है। एंड को हम लोग टीलोमियर नहीं बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं सर, एंड को हम लोग टीलोमियर बोलते हैं। मतलब हर जनरेशन पे डीएनए रेप्लिकेशन के समय, हर जनरेशन पे, या बोल सकते हो बहुत सरल शब्दों में बोलो तो हर एक सेल साइकिल पे, हर एक सेल साइकिल पे, हर एक सेल साइकिल पे जो टीलोमियर है उसकी शॉर्टनिंग होती चली जाएगी, टीलोमियर छोटा होता चला जाएगा, और अल्टीमेटली सेल जो होगी वो मर जाएगी, है ना। अल्टीमेटली सेल जब टीलोमियर की लगातार शॉर्टनिंग होगी तो सेल क्या होगा, एपोप्टोटिक पाथवे पे एपोप्टोसिस शो करेगा और उसकी प्रोग्राम सेल डेथ हो जाएगी। तो अब ये एपोप्टोसिस होना तो अच्छी बात भी है, बुरी बात भी। अभी हम लोग को केवल ये समझना है कि अगर लगातार ये डीएनए छोटा होता चला जाएगा तो अंत में एक ऐसा समय आएगा कि टीलोमियर जो होता है वो खत्म हो जाएगा। टीलोमियर जैसे ही खत्म होगा, टीलोमियर क्या करता है, क्रोमोसोम को बचाए रखता है, और अगर टीलोमियर खत्म हो जाएगा तो क्रोमोसोम बहुत जल्दी से डिग्रेड करेगा और सेल भी एपोप्टोसिस में जा करके मर जाएगी। ठीक है, लेकिन सेल को तो जीवित रखना है। अब आपको ध्यान रखना है, अब यहीं पे यही समझ वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। होता क्या है कि नॉर्मल बॉडी सेल्स जो है, नॉर्मल जो बॉडी सेल्स हैं, उनको कुछ एक साइकिल के बाद में उनकी डेथ हो जाना अच्छी बात है, उनकी डेथ होनी भी चाहिए, है ना। 30 40 50 साइकिल के बाद में उनकी डेथ हो जाए, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए हम लोग की बॉडीज पे, स्किन की सेल्स, लीवर की सेल्स, जो भी सेल्स है ना बॉडी बनाने के लिए। लेकिन जो है ना, जो स्टेम सेल्स हैं, है ना, स्टेम सेल्स हैं, अगर उसमें लगातार शॉर्टनिंग होती चली जाएगी तो ये बड़ा प्रॉब्लम होगा, ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। यहाँ पर प्रॉब्लम है, स्टेम सेल में शॉर्टनिंग नहीं होनी चाहिए। तो स्टेम सेल में शॉर्टनिंग कैसे बचाई जाए, तो स्टेम सेल में शॉर्टनिंग को बचाने के लिए भगवान ने इनको खूबसूरत सा एंजाइम दिया, उस एंजाइम का नाम है टीलोमेरेज एंजाइम, उस खूबसूरत से एंजाइम का नाम है टीलोमेरेज एंजाइम। ये टीलोमेरेज एंजाइम क्या करता है, स्टेम सेल के अंदर अनंत काल तक लगातार रेप्लिकेशन करने की क्षमता देता है, जिसके कारण इसके अंदर लगातार रेप्लिकेशन, है ना, हो सकता है, डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है। और अगर सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन लगातार हो सकता है तो 1 से 2, 2 से 4 सेल लगातार बनती रहेंगी, दैट इज सेल मल्टीप्लाई करती रहेगी। लेकिन एक तीसरी प्रॉब्लम और आती है ना, मतलब टीलोमेरेज आ जाने के कारण इस स्टेम सेल के कारण इस स्टेम सेल के अंदर मल्टीपल टाइम रेप्लिकेशन या नॉन स्टॉप, है ना, इनफाइनाइट टाइम तक रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन करने की क्षमता आ जाती है ना। अभी एक स्पेशल केस और पढ़ेंगे हम लोग आगे, कैंसर के केस में। कैंसर के केस में क्या होता है अभी थोड़ा आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम ऐसे हुई। यहाँ पर आपको क्या पता चल गया भैया कि ये एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम हो चुकी है। अब इस एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को हम लोग कैसे दूर करेंगे, इसका रिजोल्यूशन क्या है, इससे पहले थोड़ा सा नोट्स पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए भाई देखते हैं। बोला जा रहा है एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम होती है अकर्स ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ लीनियर क्रोमोसोम। ये लीनियर क्रोमोसोम के साथ में समस्या है। जब लीनियर क्रोमोसोम होता है उसके रेप्लिकेशन में ये प्रॉब्लम आती है। ये क्या करता है, मेनली हमने आपको देखा लैगिंग स्ट्रैंड पे ही दिक्कत ज्यादा करता है। लैगिंग स्ट्रैंड में दिक्कत करता है क्यों, आफ्टर रिमूवल ऑफ द टर्मिनल आरएनए प्राइमर, अभी आपको करके मैंने दिखाया, जब टर्मिनल आरएनए प्राइमर रिमूव कर दिया, कोई भी ओएच प्राइम, है ना, ये जो OH प्राइम दिख रहा है आपको, ये OH प्राइम 3 प्राइम OH जो था वो नहीं मिलने वाला है, और 3 प्राइम OH नहीं मिलेगा, है ना, नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण उस गैप को फिल नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण वो गैप जो होता है वो फिल नहीं हो पाएगा, ठीक है, फिल नहीं हो पाएगा। लेकिन
स्टेम सेल के केस में इस गैप को फिल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्टेम सेल की जो टोटीपोटेंसी है, स्टेम सेल के अंदर जो पोटेंसी है वो खत्म हो जाएगी, है ना। स्टेम सेल की जो पोटेंसी है, टोटीपोटेंसी नहीं बोलना चाहिए, टोटीपोटेंसी एक्चुअली वो एक टाइप ऑफ स्टेम सेल ही है, पोटेंसी केवल बोलना चाहिए। पोटेंसी का मतलब क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करने की क्षमता या इनफाइनाइट टाइम्स तक मल्टीप्लाई करने की क्षमता जो होती है वो खत्म हो जाएगी, तो उसको मेंटेन करना है। इससे क्या होगा, बोल रहे हैं कि अगर ये होता रहेगा तो प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के एंड की लगातार शॉर्टिंग होगी, है ना। लगातार शॉर्टिंग मतलब टीलोमेयर की शॉर्टिंग हो जाएगी। आफ्टर ईच राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, हर रेप्लिकेशन राउंड के बाद में टीलोमेयर बाबा जो है वो छोटे होते चले जाएंगे, कोई बात नहीं। इफ नॉट रिजॉल्व, अगर ये रिजॉल्व नहीं किया गया, ठीक है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी और सेल की डेथ हो जाएगी, है ना, सेल की एपोप्टोसिस हो जाएगी। इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, इसको सॉल्व करने के लिए इन यूकैरियोट्स के केस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक खूबसूरत सा एक बहुत ही स्पेशल एंजाइम पाया गया, और इस एंजाइम का नाम है टीलोमेरेज एंजाइम। उस एंजाइम का क्या नाम हो रहा है भैया, टीलोमेरेज एंजाइम। टीलोमेरेज एंजाइम क्या करता है ना, टीलोमेरेज एंजाइम क्या करता है, अभी उस चीज को हम लोगों को बहुत अच्छे समझना है। हम लोग को जानना है कि कुछ लीनियर वायरसेस भी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वहां पर टर्मिनल प्रोटीन का यूज किया जाता है इंस्टीड ऑफ आरएनए। आरएनए प्राइमर की जगह वो टर्मिनल प्रोटीन का ही यूज कर लेते हैं, और टर्मिनल प्रोटीन क्या करती है, इस गैप को फिल करने में मदद करती है। चलिए इस चीज को यही समझ लेते हैं, एडिशनल बात हो गई लेकिन समझ ही लेते हैं। होता क्या है कि कुछ लीनियर वायरसेस में टर्मिनल प्रोटीन पाई जाती है, मतलब जो टर्मिनल एंड आता है वहां पर एक आरएनए की जगह, वहां पर आरएनए का प्राइमर ना लगा करके, आरएनए का प्राइमर ना लगा करके एक प्रोटीन आकर के बाइंड कर जाती है। और इस प्रोटीन की खासियत क्या होती है, इस प्रोटीन की खासियत क्या होती है कि इसके पास फ्री ओएच ग्रुप होता है ना। इस प्रोटीन के अंदर वो अमाइनो एसिड पाए जाते हैं जिनके पास फ्री ओएच ग्रुप होता है। ओएच ग्रुप का मतलब सर क्या होता है, ओएच ग्रुप का मतलब होता है एल्कोहलिक ग्रुप, है ना। तो कौन सा अमाइनो एसिड के पास एल्कोहल होता है, आपको पता होना चाहिए। एल्कोहल का मतलब क्या होता है, दुख पीड़ा, है ना, दुख पीड़ा ऐसा दर्द, उसमें लोग एल्कोहल का सेवन करते हैं। किसमें सेवन करते हैं, टीस में। टीस का मतलब कोई दुख, टीस, टीस का मतलब हो गया, टी मतलब आपका आ रहा है टायरोसिन, है ना, सॉरी टी का मतलब आ रहा है आपका थ्रियोनिन, बहुत ज्यादा सॉरी बोल रहा हूं मैं, थ्रियोनिन, है ना, थ्रियोनिन। वाई का मतलब आपका आ रहा है टायरोसिन, टायरोसिन और टायरोसिन, और एस का मतलब हो रहा है आपका क्या, सेरीन। ये तीन अमाइनो एसिड ऐसी होती हैं जिनके पास अपना खुद का ओएच ग्रुप रहता है। ये ओएच कंटेनिंग अमाइनो एसिड है ना। उसमें से मेन रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो रहता है वो सीरीन का रहता है ना। तो ये ओएच ग्रुप, फ्री ओएच ग्रुप प्रोवाइड कराती हैं, ये फ्री ओएच ग्रुप प्रोवाइड कराती हैं। और जब फ्री ओएच ग्रुप प्रोटीन मतलब आरएनए पार्टिसिपेट ना करके, प्राइमर के रूप में आरएनए पार्टिसिपेट ना करके टर्मिनल प्रोटीन पार्टिसिपेट करती है, इनके पास अपना खुद का फ्री ओएच ग्रुप रहता है। और ये फ्री ओएच ग्रुप क्या करता है, टर्मिनल एंड जो है, जो एंड प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, इसको रिजॉल्व करवा देता है। लेकिन हम लोगों को तो मेन जानना है यूकैरियोट में कैसे होता है। तो मैंने बोला यूकैरियोट में इसके लिए टीलोमेरेज रिस्पॉन्सिबल है। सर ये टीलोमेरेज क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। टीलोमेरेज क्या होता है, टीलोमेरेज से पहले हम लोग जानेंगे टीलोमियर क्या होता है। टीलोमियर क्या होता है, एक रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट रहते हैं टीलोमियर के पास में। टीलोमियर मान लिया ये क्रोमोसोम अगर हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया, तो क्रोमोसोम का ये सेंट्रोमियर हो गया। और ये जो ऊपर एंड आपको दिख रहा है ना, ये जो ऊपर आपको एंड दिख रहा है, ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग ये एंड बनाए दे रहे हैं, ये एंड क्या कहलाया जाता है, इस एंड को कहते हैं टीलोमियर। इस एंड पे डीएनए रिपीटेटिव सीक्वेंसेस डीएनए के पाए जाते हैं, जैसे कि, और ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकते हैं। ह्यूमन के केस में ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जो होते हैं उनका नाम है TTAGGG, याद रखना 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, और सीक्वेंस क्या है, TTAGGG, है ना। अगर एक बार भी जी फालतू लग गया तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर। तो सीक्वेंस क्या होने वाला है, TTAGGG। और इसका रिपीट कितना होता है, हजारों बार होता है। और अच्छा जाने तो 5 से लेकर के 15 केबी तक इसका रिपीट देखने को मिलता है। 15 केबी, केबी का मतलब होता है किलो बेस पेयर, किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब ही होता है 1000, है ना। किलो का मतलब क्या होता है, 1000। जैसे सेंटी का मतलब 100 होता है, वैसे किलो का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। तो 5000 से लेकर के 15000 बेस पेयर ये रखे होता है ना। तो ये रिपीट्स पाए जाते हैं, हजारों बार ये रिपीट्स रिपीट हो सकते हैं। तो हजारों बार अगर रिपीट हो सकते हैं तो मान के चलते हैं कि अगर 1000 बार हो गया तो 1 2 3 4 5 6 6000 बेस पेयर हो जाएंगे, है ना।
1000 बार ये रिपीट अगर रिपीट हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो बेस पेयर कितने जनरेट होंगे मेरे भाई? 6000 ही तो जनरेट होंगे। तो कोई बड़ा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये सब चीजें कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह के कॉन्सेप्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। CSIR, नेट JRF, TBT JRF, इन सब एग्जाम्स में पूछा जा रहा है ना। टीलोमरेज क्या करता है? अब ये टीलोमियर क्या करता है? अब ये खूब सारे टीलोमियर है, बहुत सारे टीलोमियर है यहाँ पे, है ना। टीलोमियर नहीं बोलना चाहिए, बहुत सारे टीलोमेरिक रिपीट्स है। अब ये बहुत सारे टीलोमेरिक रिपीट क्या करते हैं? क्रोमोसोम को एंड क्रोमोसोम के एंड को प्रोटेक्ट करते हैं। कहाँ से प्रोटेक्ट करते हैं? डिग्रेडेशन से। क्रोमोसोम के एंड को कोई डिग्रेड ना कर पाए और दो क्रोमोसोम आपस में फ्यूज ना हो पाए, इससे बचाया जाता है ना, करके देखा गया है। एक्चुअली में आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कहीं पर कि दो क्रोमोसोम्स थे, एक क्रोमोसोम था उसके टीलोमियर को कट कर दिया गया, यहाँ से कट कर दिया गया ऐसे, है ना। दूसरा क्रोमोसोम था, उसके भी टीलोमियर को यहाँ से कट कर दिया गया, है ना। और दोनों को एक दूसरे के पास लाया गया तो पता चला जुड़ जाते थे। टीलोमियर जब तक के था तब तक नहीं जुड़ रहे थे। इसका मतलब यह पता चला कि टीलोमियर क्या करता है? हमको फ्यूजन से भी बचाता है। अब इस टीलोमियर को मेंटेन रखने के लिए एक एंजाइम है जिसका नाम है टीलोमरेज एंजाइम। टीलोमरेज एंजाइम क्या है? ये एक तरह का आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जो एक तरह का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की तरह काम करता है। मतलब आरएनए को देख करके डीएनए बना देना। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या हुआ? अगर कोई एक डीएनए को देख करके डीएनए बना दे तो इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। मतलब डीएनए को देख करने का मतलब हो रहा है कि डीएनए को एज अ टेम्पलेट मान ले। तो अगर कोई पॉलीमरेज डीएनए को टेम्पलेट मान करके एक नेसेंट डीएनए स्ट्रैंड बना दे तो उसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन अगर कोई एंजाइम आरएनए को देख करके, है ना, आरएनए एज अ टेम्पलेट यूज करके डीएनए बना दे तो उसको हम लोग बोलते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर आरएनए से डीएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, है ना। होता क्या है? टीलोमेरेज इज एन आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स। यहाँ पर ये किसकी तरह काम करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की तरह काम करता है ना। दैट एक्सटेंड 3 प्राइम जी रिच टीलोमेरिक ओवरहैंग यूजिंग इट्स ओन आरएनए टेम्पलेट, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पर क्या होता है कि टीलोमेरेज के पास में अपना खुद का क्या होता है? आरएनए का टेम्पलेट होता है। ये अपने आरएनए के टेम्पलेट का यूज करके, आरएनए का टेम्पलेट का यूज करके ओवरहैंग्ड, है ना, 3 प्राइम जी रिच टीलोमेयर को क्या करती? एक्सटेंड कर देती है। ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया तो जरा हम लोग इस पर डायग्राम की मदद लेते हैं। ठीक है, देखिए जरा यहाँ पर डायग्राम की बात करते हैं। अगर ये देखते हैं हम लोग, यहाँ पर ये एंड रेप्लिकेशन की हम लोग बात कर रहे थे, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक एंड डेवलप हुआ है और ये एंड छोट, है ना। ये तो हो गया आपका पेरेंटल स्टैंड, ये हो गया आपका क्या हो गया? पेरेंटल स्टैंड हो गया, और ये डॉटर स्टैंड बन रहा था। पेरेंट के कंपैरिजन में डॉटर इतना छोटा रह गया, तो पेरेंट के कंपैरिजन में डॉटर छोटा रह जाएगा। तो अब इस डॉटर को छोटा रह जाएगा तो इसकी जो फिर फर्दर डॉटर आएगी उसमें और छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा, इसके बहुत सारी समस्या हो जाएगी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए, इस समस्या से निजात पाने के लिए, है ना, इस समस्या से निजात पाने के लिए ध्यान रखना, ये हो गया आपका 5 प्राइम और ये हो रहा है यहाँ पर 3 प्राइम। ठीक है, इस समस्या से निजात पाने के लिए होता क्या है कि पेरेंट का जो 3 प्राइम है वहां पे जी पाया जाता है। इस जी के OH पे, जी के पास एक फ्री OH होता है ना। इस जी के पास एक फ्री OH होता है ना। इस फ्री OH को, जी के 3 प्राइम है ना, जी के पास फ्री OH का मतलब कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं बता रहे भाई। अगर 3 प्राइम है तो फ्री OH ही होगा वहां पे। 3 प्राइम पे फ्री OH होगा सर। 5 प्राइम पे क्या होता है? 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप होता है। 5 प्राइम पे क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप लगा रहता है। ठीक है, तो 3 प्राइम पे फ्री OH ग्रुप लगा रहेगा। ठीक है, चलिए, तो 3 प्राइम पे फ्री OH ग्रुप लगा हुआ है। अब इस 3 प्राइम के, अब ये जो टुकड़ा है ना, ये जो टुकड़ा है, इस टुकड़े के कॉम्प्लीमेंट्री जो आरएनए, जो सॉरी टीलोमेरेज आपको दिख रहा है, उसके पास एक खुद का आरएनए होता है। इस टीलोमेरेज के पास में जो खुद का आरएनए होता है, इस टीलोमेरेज के पास में ये जो आपको बढ़िया सा, है ना, ऑरेंज सा आरएनए दिख रहा है, ये आरएनए क्या करता है? ये आरएनए क्या करता है? इस टीलोमेयर में, ये जो टीलोमेयर है ना, जो ओवरहैंग्ड रीजन है, यहाँ पे रेप्लिकेशन चूंकि नहीं हो पाया है तो इसका जो
पेरेंटल स्टैंड है वो ओवरहैंग्ड हो चुकी है। ये ओवरहैंग्ड जो एरिया है वो ओवरहैंग्ड के कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। कैसे होती है सर, जरा देखते हैं, हम लोग बात को समझते हैं। मान लिया ये ओवरहैंग्ड एरिया है, ये ओवरहैंग्ड एरिया है, और ये इसके पास खुद का क्या है, ये इसके पास इसका खुद का क्या है, टीलोमेयर है ना। ये इसका खुद का क्या, आरएनए है। मान लिया ये ओवरहैंग्ड एरिया था यहाँ से यहाँ तक, और ये इसके पास इसका खुद का आरएनए है। तो आरएनए जरा देखते हैं कैसा हो रहा है। आरएनए टी के सामने ए आ रहा है, टी के सामने ए आ रहा है, और जी के सामने सी आ रहा है ना। अब क्या करेगा, इसी आरएनए को टेम्पलेट मान करके, इसी आरएनए को ये टेम्पलेट मान करके इस जी वाले एंड को एक्सटेंड कराएगा, यहाँ पे नए नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करता चला जाएगा, जैसा कि आपको अगली वाली फोटो में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर टी के सामने ए आया, टी के सामने ए आया, और जी के सामने सी आया, और इसके बाद इतने सारे न्यूक्लियोटाइड इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर ऐड कर दिए। और ये एडिंग एक बार नहीं होती है, ये एडिंग बहुत बार होती है, लगातार चलती चली जाती है। देखिए, लगातार न्यूक्लियोटाइड आते रहेंगे, ये आगे बढ़ेगा, फिर से नए नए न्यूक्लियोटाइड आएंगे, तो ये आगे बढ़ता रहेगा और बहुत लंबी सी एक रिपीट तैयार कर देगा, बहुत लंबी सी एक रिपीट तैयार कर देगा। कुछ समय के बाद में जब ये बहुत बड़ी सी रिपीट तैयार हो जाती है, तो कौन आता है यहाँ पर, एक नया प्राइमेज आता है। नया प्राइमेज आता है, वो इसको पढ़ता है, इसके रिस्पेक्ट में एक छोटा सा आरएनए का प्राइमर लगा देता है। अच्छा, जो आरएनए का प्राइमर लगेगा वो कैसा लगेगा, 5' यहाँ होगा और 3' यहाँ होगा। कुछ समय के बाद में प्राइमेज हट जाता है और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आ जाता है। प्राइमेज हट जाता है और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आ जाता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, ये वाला पूरा टुकड़े को एक्सटेंड करा देता है। तो पहले ये टुकड़ा जो छोटा रह जा रहा था, पहले ये जो टुकड़ा रहा जा रहा था, बचा जा रहा था, जो रेप्लिकेट ही नहीं हो पा रहा था, वो अब ये रेप्लिकेट यहाँ पर देखने को मिला, हो गया है। अब ये यहाँ पर रेप्लिकेट हो चुका है। बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर एंड रेप्लिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद में क्या होगा, ध्यान देना है। इस तरह से एंड रेप्लिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, है ना। अभी एक प्रॉब्लम पे एक नई प्रॉब्लम और आएगी, अभी उस चीज को बाद में, पहले जो लिखा हुआ उसको पढ़ के देखते हैं, है ना। हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है कि जितना पढ़ाया जाए वो आपको समझ में आए, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो जो भी आपके साथ में, जो भी आपको लग रहा है कि इसकी रेलिवेंट ऑडियंस ये है, उसको जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा है और आप चाहते हैं कि हाँ, हम आपसे पेड कोर्स में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग वेल स्ट्रक्चर्ड वे में पेड कोर्स बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही नॉमिनल फीस पे। अभी इस समय करंट में है ना, आज करंट की डेट बता दे रहा हूँ, 2999, है ना, 2999 में पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल रहा है, जहाँ पर हम लोग CSIR, है ना, DBT नेट JRF की, जो कि अब कंबाइंड हो चुका है, CSIR DBT नेट JRF की दिसंबर 2026 की तैयारी करा रहे हैं। इस समय दिसंबर 2026 की तैयारी करा रहे हैं। कितने में करा रहे हैं सर, 2999 में। सर कैसे करा रहे हैं, इसमें क्या पढ़ाएंगे, तो इसमें हम आपको डेली लाइव क्लास देंगे, पर डे लाइव क्लासेस होने वाली हैं। इसके अलावा आपको नोट्स मिलेंगे, है ना। अगर लाइव क्लास आपसे मिस हो गई तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको दिए जाएंगे। रेगुलर PYQs आपसे सॉल्व कराए जाते रहेंगे। इसके अलावा MCQs अलग से आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, प्रैक्टिस शीट दी जाएगी। तो ये सारी सुविधाएं आपको इतने ही कोर्स में, है ना, इतने ही कोर्स में, इतने ही पैसे में इस पूरे कोर्स के लिए प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो जो भी इच्छुक हैं, हाँ, अब आप बोलोगे कि सर आप पढ़ा पाते हो कि नहीं, तो बीते 5 सालों से मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। मेरा CSIR, है ना, DBT, ICAR, गेट, इसके अलावा UGC इन्वायरमेंटल साइंस है, ये सारे एग्जाम्स क्वालिफाई हैं, है ना। तो मैं 5 सालों पे ऑलरेडी यूट्यूब पे ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, ऑनलाइन बैचेस अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट करा है। आप आइए, पढ़ के देखिए, 5 दिन आइए, 5 दिन की फ्री डेमो हम आपको देंगे, 5 दिनों की आपकी फ्री डेमो क्लास भी देंगे। आप नीचे दिए अभी नंबर आपको प्रोवाइड किया जाता रहेगा लगातार, उस नंबर पे कॉल करके आप अपने डेमो को शेड्यूल कर पाएंगे, है ना। जब भी हम बताएंगे उस दिन से आपकी डेमो स्टार्ट हो जाएगी, आप डेमो क्लास लीजिए। जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाइए तब आप पेड कोर्स लेंगे, है ना। पढ़ के देखिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए टॉपिक को आगे, ये व्यापार वाली बातें बहुत हो गई, फिर से व्यवहार वाली बातों पे आ जाते हैं। व्यापार से निकल के व्यवहार पे बोला जा रहा है कि टीलोमेरेज जो होता है वो जनरली इनएक्टिव रहता है।
किसमें इनएक्टिव रहता है? सोमैटिक सेल में। क्यों? क्योंकि सोमैटिक सेल को एक समय के बाद में मरना ही है। सोमैटिक सेल को एक समय के बाद उसकी डेथ होनी जरूरी है ना, उसको एपोप्टोसिस करानी जरूरी है, तो उसके अंदर टीलोमेरेज का काम नहीं है, वहां पे इनएक्टिव रहता है। इसके कारण क्या होता है, लगातार टीलोमेयर छोटे होते चले जाते हैं उसमें, है ना, और हर सेल डिवीजन के साथ में वो छोटे होते रहते हैं। अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाती है, सेल की सेनेसेंस हो जाती है, सेल की एपोप्टोसिस हो जाती है। लेकिन टीलोमेरेज की एक्टिविटी जो जर्म सेल है ना, या जो स्टेम सेल है, उसमें बड़ी प्रोमिनेंट रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा कैंसर का भी बहुत बड़ा कारण ये है कि कैंसर में टीलोमेरेज हाइपर एक्टिव हो जाता है। टीलोमेरेज की एक्टिविटी जो होती है वो हम लोग बोल सकते हैं अप रेगुलेटेड हो जाती है, टीलोमेरेज खूब सारा बनने लगता है, इसलिए वो कैंसर सेल जो होती है उसका डीएनए लगातार शॉर्ट हो नहीं पाता और सेल मर नहीं पाती। आप समझो, अगर सेल में टीलोमेयर की शॉर्टिंग नहीं होगी, नॉर्मल सेल है, टीलोमेयर की शॉर्टिंग नहीं होगी, तो अल्टीमेटली वो सेल कैंसर सेल में चेंज हो जाएगी। इसलिए उसको एक प्रोग्राम सेल डेथ के तहत, है ना, एक प्रोग्राम्ड मैनर में उसको मारना जरूरी होता है। लेकिन जर्म सेल और स्टेम सेल में ऐसा करना जरूरी नहीं है ना, इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और मेंटेन करने के लिए टीलोमरेज का यूज होता है। ये तो हो गई दो नॉर्मल जिंदगी, दो नॉर्मल बातें हो गई। एक नॉर्मल बात हो गई आपकी, ये जर्म सेल और स्टेम सेल में ये हो, इसमें होना जरूरी है ना, और सोमैटिक सेल में ना होना जरूरी है। दोनों बातें आपको उम्मीद है समझ में आ गई। लेकिन यही कहानी दिक्कत आती है जब ये कैंसर सेल में भी पाई जाती है, जिसके कारण कैंसर सेल लगातार मल्टीप्लाई करती रहती है, रेप्लिकेट करती रहती है, कभी भी नहीं मरती है, और कभी नहीं मरने के कारण सेल कैंसर के अंदर अनलिमिटेड मल्टीप्लिकेशन पावर हो जाती है, अनकंट्रोल्ड सेलुलर ग्रोथ होती है, इसी को तो हम लोग कैंसर बोलते हैं ना, तो इसी को हम लोग कैंसर बोलते हैं। अब अगर हम लोग बायोकेमिस्ट्री टीलोमेरेज की समझे, तो बायोकेमिस्ट्री अगर समझते हो तो टीलोमेरेज एक राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है, मतलब ये राइबो आरएनए से बना हुआ है, अभी आपने ऑलरेडी देखा है, आरएनए से भी बना हुआ है और प्रोटीन से बना हुआ है। मेरे भाई, जो आरएनए से बना हुआ है, इसका आरएनए वाला सेगमेंट इसको क्या देता है, इसको टेम्पलेट की तरह काम करता है, इसका आरएनए वाला सेगमेंट टेम्पलेट की तरह काम करता है। काहे के लिए टेम्पलेट की तरह काम करता है? फॉर द एक्सटेंशन ऑफ क्या? टीलोमियर। टीलोमियर के एक्सटेंशन के लिए, है ना, टेम्पलेट की तरह काम करता है। टीलोमेयर के, अभी मैंने आपको बताया था, टीलोमेयर का एक्सटेंशन होने के लिए क्या चाहिए होता है, टीलोमेयर के पास 3 प्राइम एंड के पर 3 प्राइम एंड पे ग्वानिन पाया जाता है। इसी ग्वानिन पे आकर के टेम्पलेट नीचे अलाइन हो जाता है, इसी ग्वानिन पे आकर के टेम्पलेट नीचे अलाइन हो जाता है, और क्या करता है, इसी टीलोमेयर को आगे की ओर एक्सटेंड कर देता है। बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज ये क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन यहाँ पर एंजाइम का काम करता है। प्रोटीन किसकी तरह काम करता है? एंजाइम का काम करता है। क्या करता है, ये जो आपको यहाँ पर आरएनए ये दिख रहा है ना, ये जो आरएनए आपको यहाँ पर भैया दिख रहा है, सॉरी, है ना, ये जो आरएनए आपको दिख रहा है, इस आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करके डीएनए बनाने वाला एंजाइम जो है, ये जो डीएनए बनाने वाला एंजाइम मैंने दिखाया, ये एंजाइम का काम कौन करता है? ये प्रोटीन काम करती है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दो काम हो गया। एंजाइम वाला काम जो होता है वो टीलोमेरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता है, जिसको टर्ट बोलते हैं, है ना, और दूसरा जो आरएनए वाला काम करता है वो उसको बोलते हैं टीलोमरेज आरएनए कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। तो ट्रांसक्रिप्टेज हमको पहले से पता चल गया, इसकी एक तरह की कैटालिटिक प्रोटीन सब यूनिट है जो डीएनए पॉलीमराइजेशन, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ टीलोमेयर बाय यूजिंग इंट्रिंसिक आरएनए, है ना, एज टेम्पलेट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर इंट्रिंसिक आरएनए एज अ टेम्पलेट यूज होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक्चुअली में क्वेश्चन ये आता है कि क्या टीलोमेरेज जो होता है वो टेम्पलेट डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है, तो इस बात को हम लोग बहुत ध्यान से समझते हैं। इसमें कुछ अगर समझने लायक लग रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो रफ कर ही रहा हूँ इसको, ठीक है, ठीक है, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम लोग क्या समझने जा रहे थे, हम लोग ये समझ रहे थे कि क्या टीलोमरेज के बारे में थोड़ा सा बतलाइए। टीलोमरेज क्या है, टेम्पलेट डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? तो एक बात समझ लेना कि टीलोमरेज जो होता है, टीलोमरेज टीलोमरेज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, टेम्पलेट टीलोमरेज क्या है, टेम्पलेट टेम्पलेट डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट तो है टेम्पलेट,
डिपेंडेंट तो है, लेकिन यहां पर जो टेम्पलेट आता है वो बाहर से नहीं आता है। टेम्पलेट जो होता है वो एक्सट्रेंसिक नहीं होता है, एक्सट्रेंसिक टेम्पलेट डिपेंडेंट नहीं है, एक्सट्रेंसिक नहीं होता है, बल्कि टेम्पलेट जो आता है वो इंट्रेंसिक होता है। मतलब टीलोमरेज अपना खुद का टेम्पलेट साथ में लेकर के चलता है। तो दैट इज टीलोमरेज इज टेम्पलेट डिपेंडेंट, but the template is not extrinsic because telomerase itself consists of a RNA which directly behave as template for the extension of the 3 prime of टीलोमियर, है ना। टीलोमियर के 3 प्राइम के एक्सटेंशन के लिए डायरेक्टली टेम्पलेट की तरह काम करता है। उम्मीद है ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वही रिवीजन के तौर पे मेरा जो वादा है कि जितनी भी देर की वीडियो बन रही होगी ये, आई डोंट नो, देख लेता हूँ कितनी देर की हो गई होगी। तो अभी तो 35 मिनट की हुई है, कोई बहुत इश्यू नहीं है ना। 5-7 मिनट और लगेंगे। 45 मिनट में आपको कितना प्यारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी बात है ना। और बस आप लोग को सपोर्ट ये करना, क्योंकि रेगुलर वीडियो आती रहेंगी। अभी एक हम नया स्टार्ट किए, 5-7 मिनट के अंदर एक कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरीके से समझा देना। जो भी लाइफ साइंसेस के अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग यूनिट के 5-7 मिनट में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उठाएंगे हम लोग, उसके बारे में खूब अच्छे से पढ़ेंगे। 7 मिनट में पूरी तरह से कॉन्सेप्ट, 5 मिनट में पूरी तरह से कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी, ठीक है। तो वो भी एक सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग उसको भी देखते रहिएगा। चलिए, वो सीरीज कहाँ मिलेगी, वो पूरी एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं। क्या बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है टीलोमरेज की। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी होती है, यूज इट्स ओन आरएनए एज अ टेम्पलेट, अभी समझा दिया, दैट इज टेम्पलेट इज इंट्रिंसिक, है ना। डज नॉट रिक्वायर एड एक्सटर्नल डीएनए टेम्पलेट, इसको बाहर से डीएनए टेम्पलेट नहीं चाहिए, है ना। बाहर से डीएनए टेम्पलेट नहीं चाहिए। अगर आप लोग को समझ में आया है ना। देखते हैं लास्ट तक के कौन देखता है, तो लास्ट तक के जो देख रहे हैं उनसे क्वेश्चन ये है कि कोई एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज बताओ, है ना, या कोई एक ऐसा पॉलीमरेज बताओ, कोई एक ऐसा पॉलीमरेज बताओ जो पूरी तरह से टेम्पलेट इंडिपेंडेंट हो, है ना, पूरी तरह से टेम्पलेट इंडिपेंडेंट हो। ये जरा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा आप, ठीक है। सिंथेसाइज डीएनए 5, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डीएनए हो चाहे आरएनए हो, चाहे लैगिंग हो चाहे लीडिंग हो, हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही ये होने वाला है। इसको हमने 5 मिनट कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छा समझाया कि हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही क्यों होता है। एक्सटेंड ओनली प्री एग्जिस्टिंग 3 प्राइम OH, ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। डीएनए पॉलीमरेज हमेशा प्री एग्जिस्टिंग 3 प्राइम OH को ही एक्सटेंड कर सकता है। इसीलिए आज जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डी नोवो सिंथेसिस, इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डी नोवो सिंथेसिस नहीं कर पाता है, डी नोवो सिंथेसिस नहीं कर पाता है, क्योंकि डी नोवो सिंथेसिस करने के लिए इसको शुरू में फ्रॉम स्क्रैच 0 से शुरू करना होगा। डीएनए को 0 से नहीं शुरू करना होता है, डीएनए को पहले से एक 3 प्राइम OH ग्रुप जो है वो फ्री चाहिए। 3 शुड बी फ्री, ये बार बार लाइन हम बोलते हैं, हमारे स्टूडेंट्स बोलते हैं जो भी लाइव क्लास में पढ़ते हैं, है ना, आप भी बोलते रहेंगे। चलिए देखते हैं आगे। मैकेनिज्म मैंने समझा दिया है, अच्छा नहीं समझाया, कुछ चीजें नहीं है। एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम हुई, टीलोमरेज आकर के बाइंड करा, 3 प्राइम जो जी रिच एंड है ना, ग्वानिन रिच एंड पे बाइंड कर दिया। आरएनए एज अ टेम्पलेट की तरह काम किया, अलाइन कर गया, समझा दिया है मैंने, है ना। टर्ट ने क्या कर दिया, ये लगातार रिपीट्स ऐड किए, इसको याद रख लेना। ह्यूमन के केस में इसका सीक्वेंस का क्या नाम है, TTA GGG। एक बार क्वेश्चन आया है, उसने बोल दिया था कि जो रिपीट होता है उस रिपीट का सीक्वेंस है TTA, ध्यान दो, GGGG। अरे देख रहे हो भाई, एक जी फालतू कर दिया है बस, और वो जो क्वेश्चन था वो गड़बड़ हो गया था, वो ऑप्शन ही गलत था, है ना, वो ऑप्शन गलत था। तो जो हल्के में सीक्वेंस रट के जाएंगे उनका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। ट्रिपल जी है यहाँ पर, ठीक है, ट्रिपल जी। इसके बाद क्या हो रहा था, प्राइमेज आ रहा था, सिंथेसाइज कर रहा था प्राइमर को। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा क्या कर रहा था, है ना, फिल्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को फिल कर दे रहा था। प्राइमल का रिमूवल हो रहा था। पहले जो आरएनए मतलब आरएनटीपी मतलब ऐसे बना होगा ना, ऐसा बना होगा ना, कैसा बना होगा जरा दिखा देता हूँ आपको। अच्छा वहां से तो हटा दिया है ना, ऐसे कुछ। यहाँ पे तो कंटिन्यूअस मैनर में कहानी चल रही थी, है ना। यहाँ पर तो कंटिन्यूअस या ऐसे नहीं समझते हैं, कुछ ऐसे समझते हैं। इसमें डायग्राम तो है ना अपने पास, प्यारा वाला डायग्राम है, यहाँ देखते हैं। देखो भाई, है ना। अब प्राइमर जो होगा,
जो प्राइमर होगा वो आकर के देखो, ये जो बना हुआ है ये आप ध्यान देना, ये जो टुकड़ा लगा हुआ है ये प्राइमर है। अब इस प्राइमर को हटाना है, तो सी और सी के बीच में, सी क्या है, आरएनटीपी है ना, प्राइमर है, तो प्राइमर कहाँ से बनता है भाई, प्राइमर आरएनटीपी से बनता है। प्राइमर कहाँ से बनता है, आरएनटीपी से बनता है ना। तो आरएनटीपी से बनता है, तो सी एक आरएनटीपी है, और सी एक आरएनटीपी है, सी एक आरएनटीपी है, सी एक आरएनटीपी है, ए एक आरएनटीपी है, ए सी सी ये आरएनटीपी और ये चल रहा है। लेकिन ये जो ऑरेंज वाला है ये क्या है, ये आपके डीएनटीपी से बने हुए हैं। बहुत ध्यान से समझना, एक एडिशनल कॉन्सेप्ट भी आप लोग समझ लो, है ना। तो यहाँ पर सी और सी के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो आरएनटीपी आरएनटीपी के बीच में बन रहा है। ये वाला बॉन्ड आरएनटीपी, ये वाला बॉन्ड भी आरएनटीपी आरएनटीपी के बीच में, ये वाला बॉन्ड भी आरएनटीपी आरएनटीपी के बीच में। ऐसे लगातार ये वाले बॉन्ड जो बन रहे हैं ये आरएनटीपी के बीच में बन रहे हैं। लेकिन मेरे भाई जरा मुलायजा फरमाना है, गौर फरमाना बात को भाई, बात पे गौर ये फरमाना है कि यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड बनने वाला है, ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया भाई, ये कौन सा बॉन्ड है सर, ये जो आपने बॉन्ड बना दिया है, ये बॉन्ड तो बना है आरएनटीपी, ध्यान दो, आरएनटीपी और डीएनटीपी के बीच में। ठीक, ये जो आपने बॉन्ड यहाँ पे बनाया, ये आरएनटीपी और डीएनटीपी के बीच में बॉन्ड बनाया है आपने सर। तो मेरे भाई ये समझो, यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहे थे, यहाँ तक जो बॉन्ड बन रहे थे, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। इसको तोड़ने के लिए आरएनएज एच आता है। आरएनएज एच क्या करता है, इस बॉन्ड को तोड़ता रहता है लगातार। तो ये बॉन्ड तोड़ तोड़ के अलग होते रहते हैं, है ना, ये आरएनएज एच कर देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला मैंने बॉन्ड बनाया, यह आरएनटीपी और डीएनटीपी के बीच में बनता है, और इस बॉन्ड को तोड़ने का काम आरएनएज एच का नहीं है। ये आरएनएज जो है वो एच नहीं कर पाता है, वो कौन कर पाता है, वो कर पाता है फ्लैप इंडोन्यूक्लियस फेन, है ना, फेन कर पाता है, फ्लैप इंडोन्यूक्लियस। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता चला, फ्लैप इंडोन्यूक्लियस क्या करता है, आरएनटीपी और डीएनटीपी के बीच के बॉन्ड को तोड़ता है। तो क्या बोल रहा है, प्राइमर का रिमूवल होने वाला है बाय द हेल्प ऑफ आरएनएज एच, और है ना, बाय द हेल्प ऑफ आरएनएज एच और फ्लैप इंडोन्यूक्लियस फर्स्ट। लास्ट में लाइगेज आकर के निक जो बच जाती है इसको सील कर देता है, स्टेबल टीलोमियर मेंटेन हो जाता है। उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आ गई ये समझ तो भाई जरूर वीडियो को शेयर करें, है ना। अपने जूनियर शेयर कहाँ कर सकते हैं, आप अपने जूनियर्स को जो एमएससी कर रहे हैं, जो बीएससी कर रहे हैं, है ना, या अपने कलीग्स को, या जो नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर कर सकते हैं। तो ज़रूर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँचाएं, है ना, हमारा हौसला अफजाई करें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे इसी तरीके से, है ना, जो बढ़िया बढ़िया बुक, लॉडीज, वाटसन, इस लेवल की बुक से कंटेंट बनाया गया हो, है ना, मैं वहां से पूरा आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। चलिए भाई जरा देखते हैं, हम लोग बात को समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या बताया सर, हमने ये बताया कि कुछ समय बाद, है ना, एक प्रॉब्लम और आने वाली है। ये जो एंड है ये पूरी तरह से हट जाएगा, ये वाला जो एंड है ये पूरी तरह से हट जाएगा, इसको हम हटाए दे रहे हैं। ये देखिए भैया नज़ारा, ये देखिए ये हट जा रहा है, ये हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि आरएनए का प्राइमर हटा दिया जाएगा। जब आरएनए का प्राइमर हटेगा, ये देखिए आप, हटा दिया मैंने, अपनी शक्तियों से हटा दिया मेरे भाई। जब आरएनए का प्राइमर हट जाएगा तो फिर से एक बार ये एंड बच जाएगा खाली। क्यों भाई, फिर से एक बार ये वाला जो एंड है, रुक जाते हैं, ये वाला एंड, ये वाला टुकड़ा फिर से खाली रह जाएगा, है ना, फिर से टुकड़ा खाली रह जाएगा। ये जो टुकड़ा खाली रह जाता है, एक्चुअली में अगर हम लोग देखें तो ये वाला टुकड़ा अगर हम लोग देखें तो कैसा हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है कि एक टुकड़ा बड़ा सा बन गया है और एक टुकड़ा छोटू सा है ना, ये टुकड़ा फालतू रह जाता है, अभी भी ओवरहैंग्ड रीजन रह जाता है। ये जो होता है इसको पूरा कर लिया जाता है, ये बहुत जरूरी था। अब ये फालतू बन गया, इसका क्या करें, तो इसका होता क्या है, ये एक टी लूप बनाता है। ये क्या करता है, फोल्ड हो जाता है। कैसे फोल्ड हो जाता है सर, ये कुछ फोल्ड हो जाता है, ये फोल्ड हो जाता है, कुछ ऐसे आके इसी के अंदर चला जाता है, ठीक है, ऐसे फोल्ड हो जाता है। और ऐसे फोल्ड होने के बाद में ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं टी लूप, है ना। फोल्ड होने के बाद में ये जो बनता है स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं टी लूप।
तो आपको समझ में आ गया होगा टी लूप का फॉर्मेशन क्यों हुआ। हमने बोला कि चाहे जितना बड़ा टीलोमियर आप एक्सटेंड करा लो, लास्ट में जब प्राइमर लास्ट वाले का हटाओगे तो उतना टुकड़ा जो होता है वो तो जरूर ओवरहैंग रह ही जाएगा। अब अगर उसको ओवरहैंग रहने दिया, अगर हमने इसको ओवरहैंग रहने दिया, तो एक समस्या क्या होती है कि जो डीएनए रिपेयर एंजाइम है, डीएनए रिपेयर एंजाइम है, वो आएगा, वो देखेगा अरे साहब ये तो सिंगल स्टैंडर्ड टुकड़ा है, और डी सिंगल स्टैंडर्ड जो है वो यूकैरियोटिक सेल में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है ना, पाया जाना एक तरह का डैमेज माना जाता है ना। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अगर पाया जा रहा है इस तरह से, तो उसको हम लोग डैमेज की तरह मानते हैं। तो डीएनए रिपेयर आएगा, जबरदस्ती यहाँ पे डैमेज रिपेयर करने लगेगा, जबकि डैमेज है भी नहीं, कोई डैमेज नहीं है, ये ओवरहैंग है ना। ये जो जेब है उससे 500 की नोट बाहर लटकी जा रही, गिरी जा रही है, वो हिस्सा है ना। तो ये डैमेज नहीं है, ये ओवरहैंग हो चुका है, लेकिन इसको डैमेज की तरह समझेगा डीएनए रिपेयर जो मशीनरी है, डीएनए रिपेयर जो मशीनरी है वो इसको डैमेज की तरह ट्रीट करेगी, और इसको ट्रीट करने की है ना, इसको रिपेयर करने की कोशिश करने लग जाएगी। अब अगर इसको रिपेयर करने की कोशिश करने जाएगी तो जबरदस्ती बड़ी समस्या आ जाएगी, जबरदस्ती की बहुत सारी एनर्जी भी खर्चा होगी। तो किया क्या गया, इसको एज अ लूप, जो मैंने अभी ऊपर बताया, इसको क्या किया जा रहा है, एज अ लूप की तरह ऐसे फोल्ड कर दिया जा रहा है। चलिए भाई, एज ए लूप की तरह इसको फोल्ड कर दिया जा रहा है। इसी लूप को हम लोग क्या कहते हैं, इसी लूप को हम लोग टी लूप के नाम से जानते हैं। द 3' जी रिच ओवरहैंग fold back and invade the duplex telomeric DNA to form a T loop, है ना। टी लूप का मतलब टीलोमेरिक लूप, टी का मतलब कोई टी के जैसा दिखता नहीं है, नहीं, टीलोमेयर पे एक लूप जैसा स्ट्रक्चर बना, इसलिए टी लूप के नाम से इसको जाना गया। इट प्रोटेक्ट क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम के एंड को बचाता है। इट प्रिवेंट क्रोमोसोम एंड फ्रॉम बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ डीएनए ब्रेक या डीएनए डैमेज की तरह से पहचाने जाने से इसको बचा लेता है टी लूप। अब यहाँ पर जब ओवरहैंग्ड जो एरिया था वो लूप बना चुका है, तो अब रिपेयर मशीनरी आएगी भी तो उसको सिंगल स्टैंडर्ड एक्सपोज्ड मैनर में दिखेगा ही नहीं। जब एक्सपोज मैनर में दिखेगा नहीं, वो छुपा हुआ है अंदर, तो उसको वो पहचान भी नहीं पाएगा और वो आगे बढ़ जाएगा। टीलोमेरेज सिमिलरिटीज विद डीएनए, है ना। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट बात है, यहीं पर खूब ढेर सारी प्रोटीन भी आकर के जुड़ जाती है ना। इसको पूरी तरह से और सील किया जाता है, और अच्छे से सील करते हैं, ऐसे खूब तरह तरह की यहाँ पर प्रोटीन आके भी लग जाती है। टीलोमेरिक प्रोटीन, ये देखिए नज़ारा, खूब ढेर सारी यहाँ पर टीलोमेरिक प्रोटीन भी आके लग जाती है ना, अलग अलग तरह की, पूरी तरह से इसको सील कर लिया जाता है। अब बात आती है टीलोमेरेज की सिमिलरिटी डीएनए पॉलीमरेज से क्या है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि डीएनए पॉलीमरेज भी डीएनए को पॉलीमराइज कराता है ना, टीलोमेरेज भी डीएनए को पॉलीमराइज करा रहा है। दोनों 3' OH को एक्सटेंड कराते हैं, दोनों डीएनटीपी को जोड़ते हैं, है ना, दोनों डीएनटीपी को जोड़ते हैं, तो ये सिमिलरिटी हो गई। दोनों को रिक्वायर होता है एक टेम्पलेट का, ये डीएनटीपी को जोड़ते हैं, है ना। सेम टाइप के डीएनटीपी, मतलब डीएनटीपी का मतलब एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और आपका टीटीपी का यूज करते हैं, तो दोनों सेम तरह के डीएनटीपी का यूज करते हैं एंड एक्सटेंड आर डीएनए फ्रॉम 3' OH। दोनों में ये सिमिलरिटी है। क्वेश्चन यहां से उठता है, क्वेश्चन यहां से भी उठता है, डिसिमिलरिटी क्या है। टीलोमेरेज जो होता है उसके पास खुद का टेम्पलेट होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं उसका एक्सटेंसिक आरएनए टेम्पलेट है, और टेम्पलेट भी उसका आरएनए का बना होता है। जबकि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसका एक्सटर्नल टेम्पलेट होता है, एक्सोजिनस टेम्पलेट होता है, और उसका टेम्पलेट भी काहे का बनता है, उसका टेम्पलेट डीएनए का होता है ना, उसका टेम्पलेट डीएनए का होता है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट नोट लगे हुए हैं, एक है हेफलिक लिमिट। हेफलिक लिमिट क्या बतलाती है, हेफलिक लिमिट बताती है कि नॉर्मल ह्यूमन सेल, है ना, नॉर्मल ह्यूमन सेल जो सोमैटिक सेल की बात हो रही है, ये सोमैटिक सेल की बात हो रही है, वो लगभग 50 से 70 बार अपने जीवन काल में, है ना, जीवन काल में मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे उनके अंदर टीलोमेरिक सॉर्टिंग होती चली जाती है, और अंत में 50 से 70 बार मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। एक समय बाद टीलोमेरिक सॉर्टिंग इतनी प्रोमिनेंट हो जाती है कि सेल जो होता है वो एपोप्टोसिस के मार्ग को अपनाता है, और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट पॉलीमरेज, है ना, टीडीटी, ये अच्छा मैंने क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर तो दिया हुआ है, ठीक है। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट पॉलीमरेज, जिसको टेम्पलेट चाहिए नहीं, एक है टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज और दूसरा है पैप पॉलीमरेज, है ना, पॉली एडेनिन पॉलीमरेज, पैप पॉलीमरेज। तो पैप पॉलीमरेज अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप जरूर शेयर करिए,
आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, है ना। आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या किसी भी यूनिट में जो CSIR नेट JRF DBT नेट JRF से रेलिवेंट है, कौन सा टॉपिक है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, नीचे कमेंट करिएगा। हम लोग उस पर एक स्पेशल वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।